हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी का लेक्चर नंबर 3 है और आज से हम ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। वैसे तो अभी तक हमने ट्रिपल सी के बारे में जान ही लिया है कि ट्रिपल सी कोर्स क्या होता है, ट्रिपल सी का सिलेबस क्या है, ट्रिपल सी के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसके एग्जाम साइकिल क्या होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है और ट्रिपल सी कोर्स के वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ नोट्स कहां से डाउनलोड करने हैं और ट्रिपल सी की टोटल फीस कितनी होती है। तो इन सभी टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है पीछे के वीडियोज में। अगर आप लोगों ने अभी तक पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप लोग इन वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जो भी पीडीएफ नोट्स यूज करने वाले हैं उनको हमें कहाँ से डाउनलोड करना है एक बार हम और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पीडीएफ नोट डाउनलोड करने के लिए गूगल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने गूगल को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमको सर्च कर लेना है upcissprime.com। ध्यान रहे आपको upcissprime.com सर्च करना है। जैसे ही हम upcissprime.com सर्च करेंगे और सबसे ऊपर पहली वेबसाइट यहाँ पर हमको मिल जाएगी upcissprime.com की, और इसको हमें यहाँ से ओपन कर लेना है। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं और इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर एक नोट्स का सेशन मिलेगा। नोट्स के सेशन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर ट्रिपल सी फुल कोर्स स्टडी मटेरियल का एक सेशन दिया गया है, इसको हमें यहाँ से ओपन कर लेना है। और यहाँ पर जो पहला सेशन दिया गया है इसमें ट्रिपल सी का डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया, लेकिन यहाँ पर जो हम पीडीएफ यूज करने वाले हैं ट्रिपल सी के लिए वो हमको यहाँ पर इस वाली पीडीएफ को डाउनलोड करना है जिसमें ट्रिपल सी कंप्यूटर फंडामेंटल नोट्स दिए गए हैं। तो यहाँ से हम इस वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं और इसी को यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इन नोट्स को यहाँ से डाउनलोड कर लिया और ये हमारी पीडीएफ नोट्स है, इसको यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमारी पीडीएफ ओपन हो जाएगी और इसी को यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा साइज यहाँ पर हम इसका जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा क्लियर दिखाई दे। साइज यहाँ पर हमने जूम कर लिया है और इसी पीडीएफ को हम यूज करने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग ट्रिपल सी के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करना है। फिर हमारा जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इस चैप्टर को आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है और इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हमको ये सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को, और आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। अगर बात करें कंप्यूटर की तो जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि ये विद्युत से चलती है। जो भी मशीनें विद्युत से चलती हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। यहाँ पर जो कंप्यूटर दिया गया है, हो सकता है आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो कि जो हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप होते हैं यही कंप्यूटर होते हैं। तो ये कंप्यूटर तो होते ही हैं, बल्कि जिन भी मशीनों में हम अपना कैलकुलेशन करते हैं या फिर हम उस पर किसी भी प्रकार का डाटा स्टोर कर सकते हैं वो सभी हमारे कंप्यूटर ही होते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन भी हमारा एक कंप्यूटर होता है और हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप भी कंप्यूटर होता है। तो ये सारे हमारे कंप्यूटर होते हैं। बस आप लोगों को ये समझना है कि जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं या फिर हम अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं वो सभी हमारे कंप्यूटर ही होते हैं। बस कुछ कंप्यूटर बड़े होते हैं और कुछ कंप्यूटर हमारे छोटे होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या फिर हम इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह सकते हैं, जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। यानी कि कंप्यूटर जो होता है हमारे दिए गए निर्देशों पर काम करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें कोई भी काम करना है तो हम कंप्यूटर को निर्देश देंगे कि हाँ ये काम हमको करना है, तो उस पर कंप्यूटर हमारा प्रोसेस करेगा और उस कार्य को हमारा कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो वैसे तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में ब्रीफ में समझेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हार्डवेयर वही होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं या फिर हम उसको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। ये सभी हमारे हार्डवेयर होते हैं। जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये सारे हमारे हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर वही होते हैं जिन पे यूजर काम करता है।
लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे जो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन अभी हम इतना समझते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर से हमारा कंप्यूटर मिलकर बना होता है। यह एक सार्वभौमिक मशीन होती है, यानी कि यह मल्टी टैलेंटेड मशीन होती है। इसको सार्वभौमिक मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से कर लेता है, इसीलिए कंप्यूटर को सार्वभौमिक मशीन कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना होता है। जो कंप्यूटर शब्द है इसकी उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से मिलकर हुई। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। जो कंप्यूट वर्ड है इसका मतलब होता है गणना करना। सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाए गए थे ये गणना करने के लिए ही बनाए गए थे। फिर बाद में इस पर बहुत सी टेक्नोलॉजी यूज की गई। जो प्रेजेंट टाइम में हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं इसमें बहुत से कार्य कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो हमारे गणना करने के लिए ही बनाए गए थे। इसीलिए कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना होता है। और कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक कहते हैं। संगणक हिंदी वर्ड है और जो कंप्यूटर दिया गया है ये हमारा इंग्लिश वर्ड होता है। तो आप लोग यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में समझ गए होंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो कंप्यूटर है। कंप्यूटर हमारा 3 स्टेप में काम करता है। जो कंप्यूटर होता है 3 चरणों में काम करता है, जिसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यानी कि जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करेंगे। तो जो हमारा डाटा होगा उस डाटा पर फिर प्रोसेस होगी, यानी कि इनपुट करने के बाद उस डाटा पर प्रोसेस होती है। फिर प्रोसेस करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट होगा वो हमको आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। तो कंप्यूटर 3 चरण में काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट क्या होता है तो यहाँ पर नीचे हम समझ लेते हैं। जो इनपुट है इसमें यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दिया जाता है। इनपुट डिवाइस की सहायता से यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है, यानी कि कमांड देता है कि ये काम हमको करना है। अब इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड हो सकता है, या कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश दें, या फिर हमारा माउस हो सकता है, माउस की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दें, या फिर हमारी माइक हो सकती है, हम कंप्यूटर में बोल करके भी काम को करवा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि इनपुट क्या होता है। इसमें यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दिया जाता है। फिर इसके बाद है प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है तो प्रोसेस जो होता है इसमें कंप्यूटर निर्देश को प्रोसेस करता है, यानी कि यूजर के द्वारा जो कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दिया जाता है उस डाटा पर कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। इंफॉर्मेशन के रूप में हमारे डाटा को कन्वर्ट किया जाता है। फिर जो भी उसका रिजल्ट होता है वो हमको आउटपुट के रूप में मिलता है, ना कि जो आउटपुट डिवाइस होती हैं जैसे मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, तो हमारा रिजल्ट आउटपुट डिवाइस की सहायता से हमको मिल जाता है, ना कि उसका आउटपुट हमको मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट क्या होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम के घटक के बारे में। जो कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक हैं टोटल 3 प्रकार के होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्टकट में सीपीयू कहते हैं। सीपीयू जो है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है, और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। जो ट्रिपल-सी के एग्जाम होते हैं इसमें सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस ये कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 घटक हैं। यहाँ पर हम आप लोगों को एक डायग्राम दिखाते हैं तब आप लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने डायग्राम को ओपन कर लिया है। वैसे तो बहुत से लोग हैं जो केवल इसको समझते हैं कि ये हमारा सीपीयू होता है, इसको समझते हैं सीपीयू है, ये हमारा मॉनिटर होता है, ये हमारा कीबोर्ड है और ये हमारा माउस होता है। तो इस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं डेस्कटॉप, यानी कि इस पूरे सेटअप को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। और यहाँ पर जो एक ब्लैक कलर का डिब्बा रखा हुआ है ये हमारा होता है कैबिनेट। ये हमारा कैबिनेट होता है, बल्कि हमारा सीपीयू नहीं होता, क्योंकि इस कैबिनेट के अंदर हमारे बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि रैम होता है, एसएसडी होती है, हार्ड डिस्क होती है, ग्राफिक कार्ड इसके अंदर होता है, और इसी के अंदर मदरबोर्ड होता है, और इसी के अंदर हमारा एक सीपीयू लगा होता है जो छोटी सी एक चिप होती है। यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे होंगे डायग्राम में ये हमारा सीपीयू होता है। ये सीपीयू है, सीपीयू इसके अंदर लगा होता है, बल्कि ये पूरा सीपीयू नहीं होता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। कोई भी कंप्यूटर हो जिस पे हम कैलकुलेशन या फिर डाटा को स्टोर करते हैं वहाँ पर हमारा सीपीयू या फिर माइक्रो प्रोसेसर यूज ही होता है। चाहे हमारा मोबाइल फ़ोन हो, अगर हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि इसमें कितना माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। अगर हम कंप्यूटर लेते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि इसमें कितना माइक्रो
माइक्रो प्रोसेसर है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं डेस्कटॉप, और यहाँ पर जो एक डिब्बा रखा हुआ इसको हम कैबिनेट बोलते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं सिस्टम। और इसके अंदर बहुत से पार्ट होते हैं जो हार्डवेयर पार्ट होते हैं, रैम और हमारा सीपीयू इसी के अंदर होता है, मदरबोर्ड होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, यानी कि सारी चीजें हमारी इसी के अंदर लगी होती हैं, इसीलिए ये हमारा सिस्टम कहलाता है, यानी कि मेन पार्ट हमारा होता है। ये हमारी आउटपुट डिवाइस होती है और ये हमारी इनपुट डिवाइस, और माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने नोट्स की तरफ और देखते हैं आगे इसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पर हम नोट्स को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि सीपीयू क्या होता है। अब यहाँ पर आप लोग एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, जो कंप्यूटर होता है ये किस तरीके से इसमें वर्क करता है। तो यहाँ पर जो एक डायग्राम बनाया गया है ये पूरा हमारा एक सीपीयू होता है, क्योंकि जो सीपीयू है इसके भी मुख्य पार्ट होते हैं, जिसमें मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और एएलयू होता है। मेमोरी यूनिट को हम शॉर्टकट में एमयू के नाम से जानते हैं, कंट्रोल यूनिट को शॉर्टकट में हम सीयू के नाम से जानते हैं, और एएलयू जो शॉर्टकट नेम दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म होता है। अब इनका काम अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले डाटा को हम इनपुट करते हैं इस सीपीयू में, यानी कि अपने कंप्यूटर में डाटा हम इनपुट करेंगे। तो जो हमारे द्वारा इनपुट किया गया डाटा होता है वो यहाँ पर हमारे सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। मेमोरी यूनिट में हमारा डाटा स्टोर होता है, फिर उस पर कंट्रोल यूनिट यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेस होती है कि इनपुट डिवाइस किस तरीके से काम करेंगी, आउटपुट डिवाइस किस तरीके से काम करेंगी, यानी कि हार्डवेयर को नियंत्रण करता है कंट्रोल यूनिट, यानी कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। फिर यहाँ पर गणना होती है एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक इस पर वर्क करता है जिस तरीके से डाटा होगा, और यहाँ पर हमारा डाटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है। फिर यहाँ पर उसका जो भी रिजल्ट होगा हमको आउटपुट डिवाइस के रूप में मिल जाएगा। तो कंप्यूटर इस तरीके से हमारा काम करता है। ये हमारा पूरा सीपीयू है, और सीपीयू के मुख्य रूप से 3 पार्ट हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ये एएलयू। ये हमारे सीपीयू के पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है, यानी कि जब कंप्यूटर में हम कोई भी निर्देश देते हैं इनपुट डिवाइस की सहायता से, तो उस पर जो भी डाटा हमारा होगा, जो भी हमारा डाटा होगा उस पर कंप्यूटर प्रोसेस करता है, यानी कि जो सीपीयू होता है उस डाटा को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है। और सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, यानी कि जो सीपीयू है कंप्यूटर का मस्तिष्क, या फिर इसको हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि सीपीयू क्या होता है, और कंप्यूटर के अंदर सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जो सीपीयू है ये 3 यूनिट से मिलकर बना होता है। आप लोगों को पता होगा क्योंकि इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। तो सबसे पहले यूनिट है हमारी सीयू, जिसको हम कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है। मेमोरी यूनिट इसको हम एमयू, या फिर इसको हम जर्नल पर्पज यूनिट कह सकते हैं, या फिर इसको हम कैश मेमोरी कह सकते हैं। तो सीपीयू की मुख्य रूप से 3 यूनिट यहाँ पर दी गई हैं। अब इसी के बारे में आगे यहाँ पर बताया गया है, जिसमें बताया गया है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट क्या है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइसों और उनके कार्यों को नियंत्रित करता है, ताकि कंप्यूटर के सभी कार्य सही ढंग से हो सके। यानी कि जो कंट्रोल यूनिट होता है ये कंप्यूटर के सभी कार्य को नियंत्रित करता है, जैसे कि किस तरीके से इनपुट डिवाइस काम करेगी, किस तरीके से आउटपुट डिवाइस काम करते हैं, यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी हार्डवेयर लगे होते हैं किस हार्डवेयर को कौन सा काम करना चाहिए, ये कंट्रोल यूनिट ही उस पर नियंत्रित करता है। फिर यहाँ पर दिया गया एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। यह सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो सीपीयू होता है, वैसे तो यहाँ पर जो 3 यूनिट दी गई हैं तीनों हमारे सीपीयू के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसी तरीके से जो एएलयू दिया गया है, एएलयू भी हमारा सीपीयू के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका इस्तेमाल अंक गणितीय और तार्किक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जो एएलयू होता है इसका काम अंक गणितीय और तार्किक कार्यों के लिए किया जाता है। इसके नाम से ही पता चलता होगा अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, यानी कि अर्थमेटिक का मतलब हो गया अंक गणितीय कार्य और लॉजिकल का मतलब होगा तार्किक कार्य। तो जो एएलयू होता है ये अंक गणितीय और तार्किक कार्यों को करने के लिए सीपीयू में यूज होता है।
फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है मेमोरी यूनिट, जिसको हम शॉर्टकट में एमयू के नाम से जानते हैं। मेमोरी यूनिट भी एक सीपीयू का हिस्सा होती है। मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर होता है इसमें जो मेमोरी यूनिट होती हैं, हम अपने डाटा को स्टोर करके इसी मेमोरी यूनिट में रखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि सीयू, एएलयू और एमयू हमारे क्या हैं और इनका यूज कंप्यूटर में किस लिए होता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे सीपीयू के बारे में। और यहाँ पर जो 3 यूनिट दी गई हैं ये आप लोगों के ट्रिपल सी एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस टॉपिक से कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है इसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर दिया गया है स्पीड। स्पीड का मतलब होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ये काफी तेजी से वर्क करता है। जो हमारा कंप्यूटर होता है काफी तेजी से वर्क करता है। कंप्यूटर इंसान की तुलना में बहुत तेज से कार्य करता है, यानी कि जो इंसान होता है इंसान की अपेक्षा कंप्यूटर बहुत फास्टली काम करता है। यह 1 सेकंड में 1 लाख से भी ज्यादा कार्यों को पूरा कर सकता है जो हमारा कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर की गति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। यहाँ पर दिया गया है जो कंप्यूटर की गति होती है इसको हम हर्ट्ज में मापते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे स्पीड का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है, यह मानव की अपेक्षा बहुत फास्टली वर्क करता है। फिर इसके बाद दिया गया एक्सेसरी, यानी कि शुद्धता। शुद्धता का मतलब ये हुआ जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर बिना गलती के किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर देता है। अगर वही कार्य मानव के माध्यम से किया जाए तो उसमें कोई ना कोई गलती हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि एक्सेसरी क्या होती है। वैसे तो यहाँ पर जो थ्योरी दी गई है ये हमारी सिंपल है, आप लोग इसको बहुत ही आसानी से ऐसे ही पढ़कर समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया है मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ही शक्तिशाली होती है। हम सभी चीज़ों को याद नहीं रख सकते, लेकिन कंप्यूटर सभी चीज़ों को बिना भूले याद रख सकता है। अगर कोई भी डाटा है हम कंप्यूटर में रख देते हैं तो हमारा कंप्यूटर उस डाटा को नहीं भूलेगा, क्योंकि कंप्यूटर में मेमोरी होती है और मेमोरी को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर में कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर वही कार्य मानव को याद करने को दिया जाए तो मानव उस कार्य को कुछ दिनों के बाद भूल जाता है, बल्कि कंप्यूटर उस काम को नहीं भूलता। फिर इसके बाद नेक्स्ट है डिलीजेंस, यानी कि परिश्रमी। जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर कई दिनों तक बिना थके उस काम को आसानी से कर सकता है, जबकि मनुष्य के अंदर ये क्षमता नहीं होती। अगर मनुष्य को 1-2 घंटे काम करने के लिए कहा जाए तो वह थक जाता है, बल्कि कंप्यूटर हमारा कई दिनों तक लगातार काम कर सकता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर होते हैं परिश्रमी भी होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया ऑटोमेशन, यानी स्वचालित। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, यह अपने कार्यों को खुद से पूरा करती है। जब एक बार यह अपने कार्य को शुरू कर देती है तो बिना किसी मनुष्य की सहायता से इसे पूरा कर देती है। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कमियां, यानी कि वीकनेस। यहाँ पर दिया गया है नो फीलिंग, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर होना चाहिए था नो आईक्यू। ध्यान रहे, यहाँ पर हम इसको अपडेट कर देंगे। यहाँ पर नो आईक्यू होना चाहिए था। नो आईक्यू का मतलब होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है, इसीलिए कंप्यूटर मानव का गुलाम होता है। तो कंप्यूटर के अंदर नो आईक्यू होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है, इसीलिए कंप्यूटर मानव का गुलाम होता है। तो ध्यान रहे, यहाँ पर मिस्टेक है, इसको हम अपडेट कर देंगे। यहाँ पर नो फीलिंग नहीं बल्कि नो आईक्यू होना चाहिए था। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है नो फीलिंग। इसमें नो फीलिंग रहेगा क्योंकि कंप्यूटर के पास किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं होती है, यानी कि मनुष्य की तरह कंप्यूटर में कोई भावना नहीं होती, वो किसी भी चीज़ को महसूस नहीं कर सकता। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। अगर बात करें कंप्यूटर के इतिहास की, जो कंप्यूटर का इतिहास है, कंप्यूटर का आविष्कार आज से लगभग 20,000 साल पहले हुआ था। जो हमारे कंप्यूटर होते हैं इनका आविष्कार आज से लगभग 20,000 साल पहले हुआ था, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं। प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं इनको आए हुए लगभग 50 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन इसके पहले 20,000 साल पहले कंप्यूटर का आविष्कार हो गया था। हमने शुरू में ही बताया था जो कंप्यूटर होता है प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग डेस्कटॉप और लैपटॉप देखते हैं यही कंप्यूटर हमारे नहीं होते। ये तो कंप्यूटर होते ही हैं, बल्कि वह सभी हमारे कंप्यूटर होते हैं जिस पे हम गणना करते हैं, यानी कि कैलकुलेशन करते हैं,
या फिर हम अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, तो वह सभी हमारे कंप्यूटर होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक अबेकस कंप्यूटर जो दिया गया इसको देख पा रहे होंगे। क्या इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं? नहीं है, लेकिन इसमें हम गणना करते हैं, यानी कि कैलकुलेशन इसमें हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें गोले पड़े हुए हैं और इनकी सहायता से हम इसमें जोड़ सकते हैं और इसमें घटा सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर जो है इस तरीके से, यानी कि गणना करने के लिए कंप्यूटर 2000 साल पहले ही बनाए गए थे। आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन जो आधुनिक कंप्यूटर हैं इनको आए हुए मुश्किल से अभी 50 वर्ष ही हुए हैं। कंप्यूटर के विकास का इतिहास बहुत पुराना है, यानी कि जो कंप्यूटर का विकास है इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। और कंप्यूटर का जो स्वरूप आजकल हम लोग देख रहे हैं वह अचानक ही विकसित नहीं हुआ, क्योंकि इनको बनाने के लिए हजारों वर्षों की वैज्ञानिक खोजों और विभिन्न प्रकार के इसमें आविष्कार किए गए हैं, तब आजकल जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ये कंप्यूटर बनाए गए। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है। तो यहाँ पर आप लोग कंप्यूटर के इतिहास के बारे में समझ गए होंगे कि कंप्यूटर हमारे कब विकसित हुए, यानी कि कंप्यूटर को सबसे पहले कब बनाया गया। यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर है अबेकस कंप्यूटर है। सबसे पहला हमारा अबेकस कंप्यूटर है। जो अबेकस कंप्यूटर है इसका आविष्कार 16वीं शताब्दी में चीन में ली कई चेन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इस कंप्यूटर का आविष्कार केवल जोड़ और घटाने के लिए ही किया गया था। यह अबेकस कंप्यूटर जो है ये तारों का एक फ्रेम होता है। इसमें देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पर तार लगे हुए हैं, ये एक फ्रेम के आकार का होता है और इन तारों में पकी हुई मिट्टी के गोले लगे होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो रेड कलर में और येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं ये मिट्टी के गोले इसमें लगे होते हैं और इनका इस्तेमाल व्यापारिक कैलकुलेशन करने के लिए करते थे। और आज अबेकस का स्थान जो है ये हमारे कैलकुलेटर ने अबेकस का स्थान ले लिया है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि अबेकस जो है, अबेकस हमारा एक कंप्यूटर है और ये सबसे पहला हमारा कंप्यूटर बनाया गया था। और ये क्वेश्चन आपके ट्रिपल-सी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन था। तो सबसे पहला कंप्यूटर हमारा अबेकस था और इसके आविष्कारक कौन थे, और इसके आविष्कारक जो है ली कई चेन थे। तो आप लोगों को इस तरीके से कंप्यूटर का इतिहास समझ लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है नेपियर बोन्स। तो नेपियर बोन्स भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, यानी कि नेपियर बोन्स एक कंप्यूटर डिवाइस है। नेपियर बोन्स का आविष्कार स्कॉटलैंड में 1617 में जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस नेपियर बोन्स को बनाया था। इसका प्रयोग मूल्यों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करने के लिए बनाया गया था। यानी कि जो नेपियर बोन्स हमारी मशीन है, जो कंप्यूटर है, इसका आविष्कार जोड़, घटाना और गुणा भाग करने के लिए डिजाइन किया। यह उस समय दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाली पहली मशीन थी, यानी कि जो दशमलव अंक थे इसका आविष्कार करके जोड़, घटाना, गुणा भाग करना ये मशीन हमारी पहली थी। इस डिवाइस को बनाने में नेपियर ने हाथी के दांत का उपयोग, यानी कि जो नेपियर बोन्स हमारा कंप्यूटर डिवाइस है इसको बनाने के लिए हाथी के दांत का उपयोग किया गया, इसलिए इसको नेपियर बोन्स, यानी कि नेपियर साइंटिस्ट बोन्स का मतलब हड्डी होता है, इसलिए इस मशीन को नेपियर बोन्स के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि नेपियर बोन्स क्या होता है। अब इसमें मेन पॉइंट हमारे ये होते हैं कि नेपियर बोन्स को किस साइंटिस्ट ने बनाया, इस मशीन को बनाने का मकसद क्या था, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पर जो दी गई हैं आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर, यानी कि जो ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर है यहाँ पर आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हमारा ब्लेज पास्कल का कैलकुलेटर है। ये भी हमारा एक प्रकार का कंप्यूटर है। ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था, यानी कि जो ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर है यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। इसका आविष्कार फ्रांस में 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया, यानी कि जो ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर है इसका आविष्कार 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। यह उस समय पहला स्वचालित कैलकुलेटर था, यानी कि पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर हमारा ब्लेज पास्कल था। यह एक लकड़ी का बॉक्स था जिसमें पहिए लगे होते थे। इन पहियों का उपयोग मूल्यों को जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने के लिए किया जाता था। और इस मशीन को ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन के नाम से जानते हैं और इसको हम पास्कलाइन मशीन भी कहते हैं, जो सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट हमारा डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका नाम उन्होंने डिफरेंस इंजन रखा। डिफरेंस इंजन की सहायता से एल्जेब्रिक एक्सपेंशन एवं सांख्यिकी तालिकाओं की गणना 20 अंकों तक शुद्धता से की जा सकती थी। इस मशीन की सहायता से, यानी कि जो डिफरेंस इंजन है, हम 20 अंकों तक शुद्धता से गणना कर सकते थे।
इस मशीन का उपयोग उन दिनों एक रेल, बीमा तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता था और यह मशीन भाप से चलती थी। यहाँ पर मिस्टेक से यहाँ पर भाग लिख गया है, बल्कि यहाँ पर भाप होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा डिफरेंस इंजन है यह मशीन भाप से चलती है और इसको चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया था। और चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का पितामह यानी कि कंप्यूटर का जनक कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। इस इंजन को चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, यानी कि जो डिफरेंस इंजन है, डिफरेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर चार्ल्स बेबेज ने एक इंजन बनाया जिसका नाम इन्होंने एनालिटिकल इंजन रखा। इस इंजन को इन्होंने 1830 में बनाया था। यह कंप्यूटर किसी भी प्रकार के गणितीय समस्या को हल करने में सक्षम था। यह कंप्यूटर सूचनाओं को हमेशा के लिए स्टोर कर सकता था। चार्ल्स बेबेज का यह एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया। यानी कि जो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था, इसमें हम डाटा की गणना भी कर सकते थे, डाटा को स्टोर करके रख सकते थे, जो आधुनिक कंप्यूटर के आधार पर आजकल दिखाई दे रहे हैं। और इसी कारण से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर एनालिटिकल इंजन के बारे में समझ गए होंगे कि एनालिटिकल इंजन क्या होता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ट्यूबलेटिंग मशीन। ट्यूबलेटिंग मशीन जो है ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। इसका इस्तेमाल आंकड़ों को रिकॉर्ड करने और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। जो ट्यूबलेटिंग मशीन थी एक पंच कार्ड पर आधारित थी। पंच कार्ड पर आधारित एक यांत्रिक कैलकुलेटर था और इस मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले 1890 में अमेरिका में जनगणना करने के लिए किया गया। और जो ट्यूबलेटिंग मशीन है इसका आविष्कार 1880 में हरमन हेलोरिथ के द्वारा किया गया। हेलोरिथ ने एक ट्यूबलेटिंग मशीन कंपनी की शुरुआत की, यानी कि जो हरमन हेलोरिथ एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ट्यूबलेटिंग मशीन कंपनी की शुरुआत की थी 1924 में। और इन्होंने उस कंपनी का नाम IBM, जिसको हम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जानते हैं, और यही कंपनी थी। जो यहाँ पर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म CCC एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मार्क 1। मार्क 1 भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, यानी कि हावर्ड आइकन ने IBM के साथ मिलकर, हावर्ड आइकन ने एक साइंटिस्ट थे और इसके पहले जो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है इसके साथ मिलकर 1930 में मार्क 1 कंप्यूटर तैयार किया। यह विश्व की पहली इंटरनेशनल बिजनेस मशीन थी। इस कंप्यूटर की सहायता से सभी तरह की अंकगणितीय गणनाएं की जा सकती थी, साथ ही लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री की गणना करना मार्क 1 कंप्यूटर में संभव हुआ। तो यहाँ पर आप लोग मार्क 1 कंप्यूटर के बारे में समझ गए होंगे। जो मार्क 1 कंप्यूटर है इसको हावर्ड आइकन एक साइंटिस्ट थे। हावर्ड आइकन ने IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ मिलकर 1930 में इस कंप्यूटर को यानी मार्क 1 कंप्यूटर को तैयार किया गया। जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है ये हमारी कंपनी का नाम है। तो आप लोग यहाँ पर मार्क 1 के बारे में समझ गए होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ENIAC, यानी जो ENIAC कंप्यूटर है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये ENIAC कंप्यूटर का फुल फॉर्म है और इस कंप्यूटर का आविष्कार जे प्रेस्पर एकार्ट तथा जॉन मोचले ने पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी में किया था। यानी कि जो ENIAC कंप्यूटर था इसका आविष्कार जे प्रेस्पर एकार्ट तथा जॉन मोचले ये दोनों भाई थे। इन्होंने इस कंप्यूटर का आविष्कार पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी में किया था और यह दुनिया का पहला कंप्यूटर था जो गणितीय ऑपरेशन को बहुत तेज गति से कर सकता था। और ENIAC कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। जो ENIAC कंप्यूटर है ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CCC एग्जाम में पूछा जा सकता है ENIAC कंप्यूटर का फुल फॉर्म और इसका आविष्कार किसने किया और पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था। तो ये हमारा ENIAC कंप्यूटर था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है और ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है EDSAC, यानी जो EDSAC कंप्यूटर है इस कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDSAC कंप्यूटर का आविष्कार मैरिस बिल्कस ने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज गणितीय प्रयोगशाला विश्वविद्यालय में किया था
और EDSEC दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर है। यानी कि जो EDSEC कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का निर्माण माइरिस बिल्कस ने इंग्लैंड में किया था और ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर है। तो यहाँ पर आप लोग कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री तक कंप्लीट कर लिया है और अगले वीडियो में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर को कितने तरीके से डिजाइन किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर तक ही रखते हैं और अगले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और CCC के लेक्चर नंबर 4 में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।